हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं बनेगी, स्पीशीज का एंड हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। नाउ रिप्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है, हम मेल ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी या फिर जो भी हायर एनिमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन अकर्स सेक्सुअली, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड दैट इज बाय मेटिंग। इसको क्या बोलते हैं, मेटिंग। नाउ मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या हैं बॉडी में। सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट होते हैं रिप्रोडक्शन वो क्या है, गैमीटोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीटोजेनेसिस। नाउ मेल बॉडी में जो गैमीट होता है वो कौन होता है, स्पर्म। फीमेल बॉडी में जो गैमीट होता है वो कौन होता है, ओवा या फिर एग। अब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया, ये मेल बॉडी में बनते हैं स्पर्म, एग फीमेल बॉडी में बनते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है इनका वो कहाँ होता है, फीमेल बॉडी में। इट मीन्स ये स्पर्म को फीमेल बॉडी में ले जाना पड़ेगा। अब ये स्पर्म फीमेल बॉडी में कैसे जाता है, जो मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, दैट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल का, वो फीमेल बॉडी में स्पर्म्स को लेकर जाता है। सो द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म बाय द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन और बाय द मेल genitalia into the female body or into the female genital tract is called as insemination. इंसेमिनेशन के थ्रू स्पर्म का ट्रांसफर हो जाता है या फिर स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसमें, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। नाउ अब फीमेल बॉडी में दोनों स्पर्म भी है और एग भी है। स्पर्म मोटाइल है तो वो एग के पास मूवमेंट करके चले जाते हैं। तो अब दोनों क्योंकि फीमेल बॉडी में है तो वहां पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म और एग का फ्यूजन। और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट, जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब जाइगोट बन गया, अब जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, तो इसमें क्या है, अब सेल की फॉर्मेशन होगी और सेल बनेंगे तो मल्टी सेल्यूलर ये बनेगा। तो जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है जिसके कारण ये मल्टी सेल्यूलर बन जाता है, सिंगल सेल से देन और सेल्स इसमें बन जाते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। कि जब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हो गया और वो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बन जाता है, अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुई उससे पहले ही, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जाकर यूट्राइन वॉल में, सपोज दिस इज यूट्रस, यूट्राइन वॉल में जाकर इम्प्लांट हो जाता है और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। मीन्स मदर और बेबी के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। अब जब प्लेसेंटा भी बन गया तो अब क्या बनना है, बेबी में ऑर्गन्स बनने हैं, ऑर्गन सिस्टम बनने हैं, टिश्यूज बनने हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस बन गया। अब 9 मंथ कंप्लीट हो गए मदर के अंदर, बेबी डिलीवरी के लिए अब रेडी है, बर्थ के लिए रेडी है। जब बेबी का बर्थ हो जाता है, चाइल्ड बर्थ, उसको क्या बोलते हैं, पार्च्यूरेशन। क्या बोलते हैं, पार्च्यूरेशन। गैमेटोजेनेसिस, सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं मेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में, देन उसके बाद मेटिंग होती है। मेटिंग के थ्रू क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड पार्च्यूरेशन। तो ये यहाँ तक क्या है, ये है जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या होता है, जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है मदर के अंदर चाइल्ड बर्थ तक, उसको बोलते हैं जेस्टेशन। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ये आप नोट्स इसको राइट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो ह्यूमन मेल में एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, गोनैड्स। गोनैड्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है और वो कौन से हैं, टेस्टीज।
मेल में टेस्टिस हैं तो फीमेल में कौन से होते हैं, ओवरीज। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम मेल पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सो टेस्टिस आर मेल गोनाड्स एंड मेल गैमीट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स, जो क्या है, मेल गैमीट्स। सो स्पर्म क्या होते हैं, मेल गैमीट, टेस्टिस क्या है, गोनाड्स। और टेस्टिस एक और चीज प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज हॉर्मोन्स। कौन सा हार्मोन, मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, टेस्टिस विच आर द मेल गोनाड्स। टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस क्या सिक्रीट करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। और वो क्या सिक्रीट करती हैं, एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, या फिर इसको मेल एंड्रोजन, जो मेल एंड्रोजन हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ही टेस्टिस वर्क करती है प्रॉपरली। देन आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी का मतलब है कि प्राइमरी तो मेल हो गया, जो मेल इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकेंडरी क्या है, एक्सेसरी है, मीन्स और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, ये क्या करती हैं, दे नीदर प्रोड्यूस गैमीट्स, ना तो ये गैमीट बनाती हैं, नोर सिक्रीट सेक्स हार्मोन, ना तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या करती हैं, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं तो अलग अलग फंक्शन है। लेकिन इसका मेन जो एक मैं आपको बताऊं कि फंक्शन क्या है, कि ये जो स्पर्म बने हैं इसको ले जाना, जैसे स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं ना, तो टेस्टिस से बाहर ले जाना, बाहर ले जाकर देन कहाँ तक, जो एंड है इसका वो कहाँ पर है, पीनस तक ले जाना, राइट। पीनस क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, वहां तक इसको पहुंचाना। तो सेकेंडरी जो ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स मेल में, उनका मेन फंक्शन क्या है, स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन। देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी हमने पढ़ लिया, फर्स्ट क्या है, इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। सो प्राइमरी में क्या आता है, टेस्टिस आते हैं। टेस्टिस क्या है, मेल गोनाड है। टेस्टिस के दो काम क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना और सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करना, और वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, राइट। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। सो इसमें तीन चीजें आती हैं, एक तो आती है एक्सेसरी डक्ट्स, दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड्स और तीसरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, तो आपको डायग्राम के साथ साथ मैं दिखाती रहूंगी, डायग्राम को डिटेल में हम लेटर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है रीटे टेस्टिस, तो ये आपको दिखेगा नहीं, ये टेस्टिस से कुछ डक्ट्स निकलती हैं, मतलब टेस्टिस के अंदर ही होती हैं ये डक्ट्स, रीटे टेस्टिस इनको बोलते हैं, ये नेटवर्क अभी हम आगे पढ़ेंगे। देन वासा फ्रेंशिया, देन कुछ आगे इसके डक्ट्स निकलती हैं जिसको बोलते हैं वासा ही फ्रेंशिया, एंड देन एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस ये जो आपको थिक डक्ट नजर आ रही है, दिस इज एपिडाइडमिस। एंड देन वासा डिफरेंशिया, ये क्या है, जो एपिडाइडमिस से निकल रही है ये है वासा डिफरेंशिया, या फिर इसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं। देन इजैकुलेटरी डक्ट, अब ये वासा डिफरेंशिया ये लूप ओवर मीन्स ये घूम के कहाँ से आती है, ये यहाँ से घूम के आई यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से। जब ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम कर आती है, अब आगे इसको एक्सेसरी ग्लैंड्स मिलती हैं। ये एक्सेसरी ग्लैंड्स में सबसे पहले इसको क्या मिलता है, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, और ये कौन सी डक्ट है, वासा डिफरेंशिया। ये दोनों मिलकर अब क्या बनाती हैं आगे, इजैकुलेटरी डक्ट। सो फिफ्थ क्या है हमारी, इजैकुलेटरी डक्ट। अब जैसे ये इजैकुलेटरी डक्ट से आगे जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट को देन कौन सी ग्लैंड मिलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ग्लैंड ये क्या काम करती है, ग्लैंड कुछ सिक्रीट करते हैं, तो ये अपनी सिक्रीशन से इन डक्ट्स में डालती रहती हैं। ये एक्सेसरी डक्ट्स क्या है, डक्ट्स मीन्स एक पाइप जैसी है, ट्यूब जैसी है। ये डक्ट क्या करती है, ये स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले जाती है। सो डक्ट्स का फंक्शन क्या है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना। ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, अपनी सिक्रीशन इन डक्ट्स में डालते रहना। प्रोस्टेट ग्लैंड मिल गई, एंड देन आगे एक और ग्लैंड मिल गई, ये बल्ब जैसी आपको दिख रही है, ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसको कार्पर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो तीन ग्लैंड हैं, ये डक्ट्स हैं। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, अब इसने किसको ज्वाइन कर लिया, यूरेथ्रा को। सो मेल में जो स्पर्म का रास्ता है यूरेथ्रा आगे, वही यूरिन भी उसी रास्ते से ही आता है। सो यूरेथ्रा से ही यूरिन पास होता है, यूरेथ्रा से ही स्पर्म्स पास होते हैं। तो अब ये यूरेथ्रा बन गया है आगे। तो ये जो प्रोस्टेट के आगे यूरेथ्रा है, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, और ये जो यूरेथ्रा अब पीनस में एंटर हो गया है, तो ये क्या है, ये है पीनस।
और पीनस क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं? कॉप्युलेटरी ऑर्गन, क्योंकि ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है। तो ये जो पीनस है इसके अंदर जो यूरेथ्रा है इसको बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। सो आई होप आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एक ओवरव्यू इसका मिल गया हो कि एक्सेसरी डक्ट्स क्या होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पीनस कहाँ पर होता है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन, और टेस्टिस का जो शेप होता है वो कैसा होता है? ओवल शेप होता है। पहले ही बता दिया मैंने, पेयर में प्रेजेंट होती है। जब ये पेयर में प्रेजेंट होंगे तो उसके ये स्पेलिंग होंगे, और अगर सिंगुलर टेस्टिस की बात करें तो उसके स्पेलिंग होंगे ये, राइट। अब ओवल शेप की है और इनका जो वेट होता है वो 15 to 19 ग्राम होता है। इनकी जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है एक टेस्टिस की। नाउ ये जो टेस्टिस हैं ये प्रेजेंट किस में होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं दैट आर सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय द स्पर्मेटिक कोड। तो अभी आप डायग्राम में देख रहे हैं कि टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट है? इस पाउच में प्रेजेंट है। सो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्किन का ही एक सैक है, इसमें प्रेजेंट है टेस्टिस। सो आपने पाउच देखे हैं, जैसे कि पाउच में हम कोई चीज़ डाल देते हैं, राइट, ऐसे ही टेस्टिस पड़ी हुई है इस पाउच में। तो ये स्क्रोटम में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। अब ये जो स्क्रोटम है ये क्या है? अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट सैक, ईच सैक कंटेन 1 टेस्टिस। अब मेल बॉडी में 2 स्क्रोटम प्रेजेंट होते हैं और हर स्क्रोटम में 1 टेस्टिस होती है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आया था स्पर्मेटिक कोड। अब ये स्पर्मेटिक कोड क्या है? तो देखो, ये जो टेस्टिस है ना, ये आप सैक में देख रहे हो इसको, ये सैक कहाँ है? ये बॉडी से बाहर लटका हुआ है, राइट, ये बॉडी से बाहर है। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता था, तो ये बॉडी के अंदर क्यों नहीं है? ये बॉडी के बाहर ही क्यों है? ये जो टेस्टिस है इस स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट है? तो क्वेश्चन ये उठता है। अब इसका आंसर क्या है कि जो टेस्टिस है वो हमेशा से इस पाउच में नहीं थी, हमेशा से इस स्क्रोटम में नहीं थी। ये कहाँ पर प्रेजेंट थी? ये एब्डोमेन में प्रेजेंट थी। कब प्रेजेंट थी? बर्थ से पहले। बर्थ से पहले मीन्स during early fetal life the testes develop in the abdominal cavity just before the kidney। तो just below the kidney testes present थी abdominal cavity में before the birth। जब 7th month of fetal life था तब ये testes abdominal cavity से नीचे आना शुरू हो गई थी, descend होनी शुरू हो गई थी, और by the 8th month of fetal life, 8th month पर ये completely टेस्टिस जो है स्क्रोटम में आ चुकी थी। तो इसका मतलब कि जो टेस्टिस हैं जस्ट बिफोर द बर्थ वो स्क्रोटम में आती हैं। सो बाय द 8th month ऑफ द fetal life testis should completely descend into the scrotum। और अगर ये टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाती बाय द 8th month ऑफ fetal life तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। नाउ क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, ऑर्किडिज्म का मतलब होता है टेस्टिस। इसका मतलब कि अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आती और एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट रह जाती है और डिसेंड नहीं हो पाती तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में जो मेल होता है वो स्टेराइल मेल होता है। इट मीन्स वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता एग को, उसके स्पर्म्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अब इसका एक रीज़न क्या है कि जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन में ही प्रेजेंट रह सकती थी, उनको क्या ज़रूरत थी स्क्रोटम में आने की, इतना काम करने की। देखो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस कम है बॉडी से। 3 डिग्री सेल्सियस कम है, इट मीन्स 34 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा क्यों है? जो स्पर्म की प्रोडक्शन करती है टेस्टिस, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए बॉडी से। कई बुक्स में आपको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस भी दिखेगा। तो इतना कम होना ही चाहिए, तभी स्पर्म की प्रोडक्शन हो सकती है। अगर स्पर्म
की प्रोडक्शन एब्डोमेन में ही होती, मीन्स अगर टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहती है तो वो हीट के कारण स्पर्म डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टोऑर्किडिज्म कंडीशन हो जाती, मेल स्टेराइल हो जाता। तो इसलिए जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में आ जाती है, क्योंकि स्क्रोटम क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। अब देखो स्क्रोटम बाहर है ना, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो गया। स्क्रोटम क्योंकि बॉडी से बाहर है इसलिए उसका टेम्परेचर क्या होता है, 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है हमारी बॉडी से। अब जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में ऐसे तो नहीं आई, ये किसी रास्ते के थ्रू तो आई हैं। तो यहाँ पर एक रास्ता या फिर एक डक्ट या फिर एक ट्यूब आप कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं कैनाल। अब ये जो कैनाल है इसका नाम क्या है, इंग्विनल कैनाल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये जो टेस्टिस हैं ये यहाँ से एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ आ जाती हैं, स्क्रोटम के अंदर आ जाती हैं। ओके, सो इंग्विनल कैनाल से जब ये आती हैं तो अपने साथ ये क्या क्या लेके आती हैं, एक स्पर्मेटिक आर्टरी लेके आती है, एक वेन लेके आती है, नर्व लेके आती है और कुछ यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती हैं। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिक कोड। तो ये क्या है, ये है स्पर्मेटिक कोड। तो इसका मतलब कि एब्डोमेन और स्क्रोटम में एक कनेक्शन तो है, वो कनेक्शन कौन सा है, इंग्विनल कैनाल। और टेस्टिस तक जो कनेक्शन है वो क्या है, स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड से क्या है, ब्लड वेसल है, इसमें नर्व्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। अब क्योंकि जो स्क्रोटम है ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़्यादा ही चिल्ड हो जाए, इसका टेम्परेचर ज़्यादा ही लो हो जाए। तो यहाँ पर स्क्रोटम में कुछ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मसल्स क्या करते हैं, जब भी टेम्परेचर है वो और ज़्यादा डाउन जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो स्क्रोटम है ये पेल्विक कैविटी के पास आ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसका फंक्शन है स्क्रोटम का, कि ये स्क्रोटम में टेस्टिस इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस कम है बॉडी से। क्यों कम है, क्योंकि ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, बॉडी से बाहर ये सैक सस्पेंडेड है जिसमें टेस्टिस सस्पेंडेड है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाए तो स्क्रोटम के स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे ये बॉडी के पास आ जाता है और हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अभी हम पढ़ते हैं जो स्क्रोटम है उसके बारे में। हमने पढ़ लिया कि ये डीपली पिगमेंटेड स्किन है और ये एक सैक है और ईच सैक में एक टेस्टिस होती है। इसकी लोकेशन क्या है, इट लाइज बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे है, इन फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थाई, थाई के फ्रंट में है और पीनस के बिहाइंड है। देन द नॉर्मल टेम्परेचर जो है टेस्टिस का स्क्रोटम में वो 3 डिग्री सेल्सियस लोअर रहता है देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि आइडियल है sperm production के। Then when the body is chilled, the smooth muscle contracts and bring the testis closer to the pelvic cavity, ताकि वो heat को absorb कर सके। Then the scrotums remain connected with the abdomen और pelvic cavity through the inguinal canal, और ये inguinal canal के through scrotum और एब्डोमिनल कैविटी जो है कनेक्टेड रहती है। और जो स्पर्मेटिक कोड है वो किससे बनती है, स्पर्मेटिक आर्टरी से, वेन से और नर्व से। दे टुगेदर विद कनेक्टिव टिश्यू passes into the testis through inguinal canal। और ये जो इंग्विनल कैनाल है इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, स्पर्मेटिक कोड प्रेजेंट है। और ये कोड किससे अटैच है, टेस्टिस से अटैच है। और इसमें क्या है, एक आर्टरी है, स्पर्मेटिक आर्टरी, वेन, नर्व, कनेक्टिव टिश्यू है। नाउ यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये इंग्विनल कैनाल है और इंग्विनल कैनाल से कैसे टेस्टिस नीचे डिसेंड होती है स्क्रोटम में, और अगर डिसेंड नहीं होती वहीं रह जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिकल। और ये कंडीशन हमने पढ़ ली, वो कौन सी है, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। नाउ जो इंग्विनल कैनाल है इससे हमने एक और कंडीशन पढ़ी होगी, इंग्विनल हर्निया, जो कि बहुत कॉमन है। इंग्विनल हर्निया क्या होता है, जैसे कि ये जो इंग्विनल कैनाल है ये किसके पास है, ये है एब्डोमिनल कैविटी में। तो वहाँ पर और भी एब्डोमिनल पार्ट प्रेजेंट है, जैसे कि इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। किसी रीज़न की वजह से अगर ज़्यादा स्ट्रेनिंग हो रही है या प्रेशर पड़ रहा है एब्डोमिनल कैविटी में, तो क्या होता है कि ये जो इंटेस्टाइन है ये इस इंग्विनल कैनाल में एंटर कर जाती है, इस कैनाल में। और अगर इंग्विनल कैनाल में एंटर कर गई तो समटाइम्स ये क्या है, स्क्रोटम तक पहुंच जाती है इंटेस्टाइन इंग्विनल कैनाल के थ्रू, तब इसको क्या बोलते हैं, इंग्विनल हर्निया इनटू स्क्रोटम। और कई बार क्या होता है कि स्क्रोटम तक तो नहीं पहुंचती लेकिन इंग्विनल कैनाल में एंटर कर जाती है, तो इसको बोलते हैं इंग्विनल हर्निया इनटू द कैनाल। नाउ पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। सो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में क्या आता है, हम 1 by 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
सो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स क्या होता है, हम इसको पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू। अगर डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। सो ये डायग्राम है, अब हम इसको ड्रॉ भी करेंगे साथ साथ। सो सबसे पहले हम टेस्टिस का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो ओवल शेप की टेस्टिस होती है, राइट। सो सपोज ये टेस्टिस है। अब टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका, और ये जो ट्यूनिका है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो मिडल लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये ऐसे इनवेजिनेट हो जाती है, मीन्स फोल्ड बनाती है। ये किस तरह के फोल्ड्स बनाती है, इस तरह के। ये क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया फोल्ड हो रही है। अब ये जो फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, इन फोल्ड्स को बोलते हैं लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स। तो आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है यहाँ पर ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो रही है, सेक्शंस बना रही है, जिसको क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। अब इस लोब्यूल्स में सबसे पहले ये लोब्यूल्स कितने हो सकते हैं, एक टेस्टिस में 200 to 300 लोब्यूल्स एक टेस्टिस में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इस लोब्यूल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या है, ये भी एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, मीन्स आपस में ऐसे उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, और ये कितने प्रेजेंट होते हैं, एक लोब्यूल में ये 1 to 4 प्रेजेंट हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ही ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज इसमें 2 ड्रॉ कर देती हूँ। सो ये ऐसे मैं कॉइल्ड बना रही हूँ क्योंकि ये कॉइल्ड ही होते हैं। सो दीज आर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या है ये, सेमिनी, या फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस का। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि टेस्टिस का मेन काम क्या है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना और मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना। तो स्पर्म की प्रोडक्शन और मेल सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन कहाँ होती है, इन लोब्यूल्स के अंदर होती है। जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं वो कौन है, यही है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल इसलिए ये हाईली इंपॉर्टेंट है टेस्टिस में। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ें तो सपोज ये एक क्रॉस सेक्शन है सेमिनिफेरस टिब्यूल का, ये दूसरी सेमिनिफेरस टिब्यूल, तीसरी, चौथी, तो 4, 1 से 4 हो सकती हैं। अब इसके बीच में या फिर ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहें तो ये किस सेल से बनी है, ये किस सेल से बनी है वो अभी हम देखते हैं। ये बनी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से। ये क्यूब शेप सेल्स जो हैं किससे बनी है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से। और इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल्स। तो ये नेमिंग अभी हम इसकी ऐसे कर देते हैं कि ये क्या है, मेल जर्म सेल्स है। मेल जर्म सेल्स का क्या मतलब है कि यही सेल क्या बनाते हैं, स्पर्म्स की प्रोडक्शन करते हैं यही सेल, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स, मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया, जिससे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अब इन सेल्स के बीच में एक और स्ट्रक्चर या फिर एक और सेल प्रेजेंट होता है जो कि टॉल सेल्स होते हैं थोड़े से। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। इन सेल्स का काम क्या है कि ये जो स्पर्म्स बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पर्म। सपोज ये स्पर्म बन गए, ये स्पर्म क्या करते हैं, अपना हेड इस सर्टोली सेल में घुसा देते हैं। अब इनका जो हेड होता है वो एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल में, जिससे वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो सर्टोली सेल का क्या काम है, इन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो अभी हमने 2 सेल कौन से पढ़े, एक तो मेल जर्म सेल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स जो कि मेन सेल्स हैं जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, सर्टोली सेल्स जो कि टोल सेल्स बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब एक और सेल प्रेजेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि 2 सेमिनिफेरस टिब्यूल में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम, लेडिक सेल्स या फिर
इंटरस्टिशियल सेल्स। और इन इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा फंक्शन क्या है टेस्टिस का, मेल हार्मोन जो कि क्या है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करना। लेडिक सेल्स का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करना। अब हमने 3 सेल्स पढ़ ली इंपॉर्टेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो क्या है, जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल का काम है स्पर्म्स को बनाना और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, उन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको लेडिक सेल्स बोलते हैं। और ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं, ये मेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। नाउ ये टेस्टोस्टेरोन तो बन रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, तो अब इस टेस्टोस्टेरोन को अंदर कौन लेकर जाएगा, मीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन लेके जाएगा, ये जो सर्टोली सेल है ये एक और प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल एंड्रोजन हार्मोन है, तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, इस टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करेगा और कहाँ लेके जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लेके जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को अभी समझा है। ये वाला मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर हम आगे जो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। सो अभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमने बना ली और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन भी पढ़ लिया। अगर आपको रीड करना है आप कर सकते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ईच टेस्टिस हैज 200 to 300 लोब्यूल्स एंड विद इन ईच लोब्यूल देयर आर 1 to 4 हाईली कॉइल्ड लूप्स कंपोज्ड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, जो हमने पढ़ लिया, जिनको क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये किसके बने होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं। ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं इनको मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन करते हैं। अब जो सर्टोली सेल्स बीच बीच में मैंने दिखाए थे उनका क्या काम है कि जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रीट करना, जो कि क्या करेगा, जो लेडिक सेल्स है वो क्या सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। और इस टेस्टोस्टेरोन को जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से अंदर लेके जाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ताकि वो टेस्टोस्टेरोन कॉन्सेंट्रेट हो सके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके कहाँ मिलते हैं, या फिर ये आगे जाके क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। अब इस नेटवर्क को क्या कहते हैं, ये जो नेटवर्क बन गया, क्योंकि ये सारे ये मिल गए ना, अब ये ओपन किस में होंगे, एक नेटवर्क में होंगे, ये नेटवर्क बनाएंगे। अब इस नेटवर्क को बोलते हैं रीटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रीटे टेस्टिस। यहाँ पर अगर आपको कहीं दिख रहा है, ये रहा रीटे टेस्टिस। तो यहाँ पर ये सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिल गए और ये स्ट्रक्चर बनाया, एक मैश लाइक नेटवर्क बनाया, ये क्या है, रीटे टेस्टिस। अब ये रीटे टेस्टिस से क्या निकलेगा, अब रीटे टेस्टिस से एक और स्ट्रक्चर निकलेगा। रीटे टेस्टिस से कुछ और ट्यूब्यूल्स या फिर डक्ट्स निकलेंगी। इन डक्ट्स को क्या बोलते हैं, वास इफरेंस। ये यहाँ पर दिखाया हुआ है वास इफरेंस, ये वाली डक्ट्स। सो ये क्या है, वास इफरेंस। सो ये वास इफरेंस ये इतनी यहाँ तक क्या थी, टेस्टिस। तो ये वास इफरेंस क्या करिए, ये रीटे टेस्टिस से आगे स्पर्म को ले जा रही है। तो अब देखो कैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म की प्रोडक्शन हुई, स्पर्म की प्रोडक्शन अब इन डक्ट्स के थ्रू आगे जा रही है। ये डक्ट्स आगे रीटे टेस्टिस बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। अब ये रीटे टेस्टिस से कहाँ जा रही है, वास इफरेंस। तो ये क्या है, वास इफरेंस या फिर वासा इफ्रेंशिया भी इसको बोलते हैं। अब ये वासा इफ्रेंशिया क्या कर रही है, टेस्टिस से बाहर, अभी टेस्टिस से बाहर गई, अभी स्क्रोटम से बाहर नहीं गई, टेस्टिस से बाहर स्पर्म्स को लेकर जाएंगे। अब ये वासा इफ्रेंशिया क्या करती हैं आगे, ये आगे कहाँ पर मिलती हैं, तो ये वासा इफ्रेंशिया आगे जाकर ये मिलती हैं एक स्ट्रक्चर से, ये है वो स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये आगे जाके वासा इफ्रेंशिया ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड ये सारी मिल जाती हैं और ये एक थिक डक्ट बनाती है। आपको दिख ही रहा है ये क्या है, एक थिक डक्ट है। इस थिक डक्ट का क्या नाम है, एपिडाइडिमस। अब ये जो एपिडाइडिमस है ना, ये इसका क्या काम है, देखो ये आगे स्पर्म को लेकर गई वासा इफ्रेंशिया से, ये एक तो स्पर्म को स्टोर भी करती हैं, यहाँ पर स्पर्म मैच्योर भी होते हैं।
अब ये जो एपिडाइडमस है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, हेड। जहां पर ये जो वासा एफ्रेंशिया है ये ओपन होती है, ये हेड वाला पार्ट है। ये क्या पार्ट है, ये इसकी बॉडी है। और ये जो एंड वाला पार्ट है ये क्या है, इसका टेल को और क्या बोलते हैं, कोडा भी बोलते हैं। ओके, नाउ ये एपिडाइडमस तक जो स्ट्रक्चर था ये प्रेजेंट था स्क्रोटम के अंदर। मीन्स इतना ये स्ट्रक्चर क्या है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। ऑलराइट, क्योंकि स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट है तो एपिडाइडमस तक जो स्ट्रक्चर है ये स्क्रोटम में प्रेजेंट है। अब एपिडाइडमस के बाद, अभी ये इरेज कर देते हैं यहां पर समझाने के लिए। एपिडाइडमस के बाद क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है आगे जाके एक और स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक और डक्ट निकल रही है। अब ये जो डक्ट है ये स्क्रोटम से बाहर है। मीन्स ये डक्ट क्या करेगी, स्क्रोटम के बाहर स्पर्म को लेकर जा रही है। और इस डक्ट का क्या नाम है, वास डिफरेंस या फिर वासा डिफरेंशिया। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि स्क्रोटम से बाहर स्पर्म्स को कौन लेके जाता है, वास डिफरेंस। अब यहाँ पर डायग्राम में देखो कि सबसे पहले ये रीटेड टेस्टिस था, रीटेड टेस्टिस से ट्यूब्यूल्स निकल रही थी, ये क्या है, वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया ये फिर किस में बनी, ये जो थिक डक्ट है ये क्या है, ये है एपिडाइडमस। और एपिडाइडमस से बाहर जो ये डक्ट जा रही है ये क्या है, डक्टस वासा डिफरेंशिया या फिर वास डिफरेंस भी इसको बोलते हैं। तो वास डिफरेंस इज द डक्ट विच कैरी स्पर्म आउटसाइड ऑफ द स्क्रोटम। ऑलराइट, अब ये वास डिफरेंशिया आगे जाके मिलती है। अब ये किस में मिलती है ये देखते हैं। तो इस डायग्राम को इरेज करते हैं। तो अभी जो हमने ये वासा डिफरेंशिया बनाई थी, अब ये आगे जाके किस में मिलती है। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो वासा डिफरेंशिया है ना, ये वापस जा रही है कहाँ से, स्पर्मेटिक कोर्ड के साथ से। मीन्स ये इंग्विनल कैनाल से वापस पास होगी, वहीं से स्पर्मेटिक कोर्ड से वापस निकल जाएगी। कहाँ निकल जाएगी, ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में पहले जाएगी। सो ये कहाँ जाती है, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा यूरिनरी ब्लैडर। क्या बनाना पड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर। सो सपोज दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो वासा डिफरेंशिया है ये लूप ओवर होती है। मीन्स यहां से अगर आई तो ये लूप मीन्स यहां से घूम के आएगी, ये घूम के आ गई। अब ये घूम के आ गई तो यहां पर इसको क्या मिलता है रास्ते में, यहां पर इसको एक वेसिकल मिलती है या फिर ग्लैंड मिलती है। जो हमने 3 ग्लैंड पढ़ी थी, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि एक्सेसरी ग्लैंड थी, वो अब यहां पर आएंगी। सबसे पहले इसको क्या मिलेगी, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। अब सेमाइनल वेसिकल की ये वाली डक्ट है और ये यहां से क्या आ रहा है, हमारी वास डिफरेंस आ रही है। तो वास डिफरेंस यहां आके मिलेगी। ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आई, ये वास डिफरेंस आई। सेमाइनल वेसिकल ने अपनी कुछ सिक्रीशन छोड़ी इस डक्ट में, रिलीज की। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेमाइनल वेसिकल क्या छोड़ता है या फिर क्या सिक्रीट करता है। तो ये अब जो डक्ट हैं ये अब दोनों का ज्वाइन होकर ये क्या बनी, मीन्स एक तो सेमाइनल वेसिकल की डक्ट है और एक है वास डिफरेंस। ये दोनों जाकर अब क्या बनती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट किसकी ज्वाइनिंग से बनती है, एक तो वास डिफरेंस और एक सेमाइनल वेसिकल की डक्ट। जब दोनों ज्वाइन हो जाती हैं तो वो क्या बनाती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद अब यहां पर क्या प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, सेमाइनल वेसिकल पेयर में प्रेजेंट होती है। अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे जाके यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लेती है। क्योंकि ये यूरेथ्रा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे है, इसलिए इस यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। अब ये जो यूरेथ्रा है ना, ऐसे ही जब मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ना एक टेस्टिस का, ऐसे ही यहाँ से दूसरी टेस्टिस की डक्ट आ रही है। तो ये जो यूरेथ्रा है ये स्पर्म का भी रास्ता है और ये यूरिन का भी वे है। अब ये जो प्रोस्टैटिक ग्लैंड है, यहाँ से प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा निकला और आगे जाके यहाँ पर एक और ग्लैंड मिलती है। अब वो जो तीसरी ग्लैंड है उसका नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्ब जैसी है,
या फिर इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये भी अपनी सिक्रीशन इस यूरेथ्रा में छोड़ती है। यहाँ से देखो 3 ग्लैंड जो है सेमाइनल वेसिकल ने अपनी सिक्रीशन छोड़ी, इजैकुलेटरी डक्ट बनी, देन इजैकुलेटरी डक्ट आगे यूरेथ्रा में मिली। अब यूरेथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशन सिक्रीट की, उसमें प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में। अब यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशन सिक्रीट की है। यहाँ पर इनके हम फंक्शन बाद में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी सिक्रीशंस ये सिक्रीट करते हैं। अब यहाँ पर ये आगे गया यूरेथ्रा। अब यहाँ पर ये यूरेथ्रा क्या है, देखो अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पीनस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पीनस प्रेजेंट है। तो ये वाला जो पार्ट होता है जहां पर पीनस प्रेजेंट होता है और यूरेथ्रा यहां पर प्रेजेंट होता है, इस यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं, पिनाइल यूरेथ्रा। और ये पिनाइल यूरेथ्रा देन यहां पर एंड होता है। तो इट मीन्स यूरिन भी उसी वे से बाहर आता है और स्पर्म्स भी उसी वे से बाहर आते हैं। और पेनाइल यूरेथ्रा पर यूरिन का भी वे एंड होता है और स्पर्म्स का भी वे यहीं पर एंड होता है। सो आई होप अब आपको इजीली समझ आ गया हो कि जो वास्ट डिफरेंस है वो निकल कर देन आगे कैसे कैसे डक्ट से मिलता है। अभी हम इसको और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने मेल एक्सेसरी डक्ट्स अब पढ़ ली। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद हमने रीटे टेस्टिस पढ़ा। रीटे टेस्टिस क्या है, सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होती है एक नेटवर्क में जिसको बोलते हैं रीटे टेस्टिस, जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है रीटे टेस्टिस। एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा वास इफरेंस। रीटे टेस्टिस से कुछ 8 से 15 ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं जिसको वास इफरेंस कहते हैं। वास इफरेंस देन जॉइन हो जाती है फ्रॉम द हेड ऑफ एपिडाइडमस एंड देन कन्वर्ज टू फॉर्म द डक्ट ऑफ एपिडाइडमस। मींस वास इफरेंस एपिडाइडमस के हेड में जाकर मिलती है। अब ये जो एपिडाइडमस है ये भी हाईली कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, मींस ये भी हाईली ऐसे उलझी हुई सी है और इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 मीटर्स होती है। ये बिगेन कहाँ पर होती है, इसके 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, हेड, बॉडी एंड टेल। सो हेड से बिगेन होती है जहां पर ये वास इफरेंशिया के साथ मिलती है। देन ये स्टोर करती है और मैच्योर करती है स्पर्म को। ऑल्सो एक ये फ्लूइड सिक्रीट करती है जो कि स्पर्म को नरिश करते हैं। वास डिफरेंस क्या होता है, वास डिफरेंस होता है एपिडाइडमस जब स्क्रोटम को छोड़ देती है उसके बाद वो जो डक्ट निकल रही है उसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस या फिर डिफरेंट डक्ट भी बोलते हैं। और ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है थ्रू दी स्पर्मेटिक कोड, मींस स्पर्मेटिक कोड से होती हुई है या फिर इंग्विनल कैनाल से होती हुई है दोबारा से एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है। वास डिफरेंस लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर घूमती हुई आ जाती है जहां पर ये सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ ज्वाइन कर लेती है। जब ये सेमाइनल वेसिकल के साथ ज्वाइन कर लेती है तो ये बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट। अब जो वास डिफरेंशिया है इसी का मेन काम है स्क्रोटम से स्पर्म को लेकर आना। देन ये सारी क्या है, ये है मेल एक्सेसरी डक्ट्स। अब सबसे लास्ट में कौन सी आती है, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, 2 शॉर्ट ट्यूब है। मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में कि छोटी सी प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलने से पहले या फिर प्रोस्टेट यूरेथ्रा से मिलने से पहले जो रास्ता बन रहा है या फिर डक्ट बन रही है, दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है, जो सेमाइनल वेसिकल है और जो वास डिफरेंशिया है दोनों जब मिलकर जो डक्ट बनाते हैं उसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। देन ये प्रोस्टेट ग्लैंड में पास करती है और प्रोस्टेट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में मिल जाती है। देन उसके बाद हमारा आता है लेयर्स ऑफ टेस्टिस। अब लेयर ऑफ टेस्टिस मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग है वो फाइब्रस कवरिंग है, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका। अब ट्यूनिका के 3 लेयर्स होती हैं। आउटर जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका वेजिनालिस, मिडिल होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड जो लास्ट जो सबसे इनर होती है वो होती है ट्यूनिका वस्कुलोसा। सो ट्यूनिका वेजिनालिस ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है एंड इज द डाउन ग्रोथ ऑफ द एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेरिटोनियम। देखो अब ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस है ये क्या है, क्योंकि टेस्टिस कहाँ से आ रही है, एब्डोमिनल कैविटी से आ रही है फीटल लाइफ में, तो ये क्या है, पेरिटोनियम जो एब्डोमिनल और पेल्विक पेरिटोनियम है ना उसी का डाउन ग्रोथ है, मीन्स उसी वही नीचे आई हुई है और ट्यूनिका वेजिनालिस उसने बना रखी है। लेकिन ये क्या होता है, टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम टेकिंग विद देन कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम, ब्लड एंड लिम्फ वेसल, नर्व्स एंड डिफरेंट डक्ट। अब देखो ये पेरिटोनियम को तो लेके ही आई है और साथ में मैंने आपको क्या बताया था कि टेस्टिस क्या लेके आई, एक ब्लड वेसल, वेन, नर्व्स, राइट, जिसको क्या बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। और वास डिफरेंशिया भी यहीं से निकल रही है तो वास डिफरेंस भी स्पर्मेटिक कोड में ही आएगी। The peritoneum eventually surround the testis and become detached from abdominal peritoneum. लास्ट में क्या होता है कि ये जो abdominal peritoneum है ना
या फिर पेल्विक पेरिटोनियम है, ये डिटैच हो जाता है और ये अलग से इसकी कवरिंग बन जाती है किसकी, टेस्टिस की। नाउ द डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम शुड बी कंप्लीटेड बाय द 8th मंथ ऑफ फीटल लाइफ। मैंने आपको बता दिया कि 8th मंथ ऑफ फीटल लाइफ तक ये डिसेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिडल लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, अभी हमने पढ़ा था सेमनीफेरस टिब्यूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। फाइब्रस कवरिंग है बीनीथ द ट्यूनिका वेजिनालिस दैट सराउंड द टेस्टिस, इन ग्रोथ फॉर्म सेप्टा, इसकी इन ग्रोथ या फिर इसकी इनवेजिनेशन, जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये इनवेजिनेट हो रही है और ये क्या बनाती है, टिब्यूल्स बनाती है, जिसमें क्या होते हैं, डिवाइडिंग ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस इनटू लोब्यूल्स। ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है ना टेस्टिस का, इसको डिवाइड कर देती है और टिब्यूल्स बना देती है, और इस टिब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स। मतलब ये क्या बनाती है, लोब्यूल्स बनाती है और इस लोब्यूल्स में सेमनीफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया का ये काम है। देन ट्यूनिका वस्कुलोसा, वस्कुलोसा नेम से ही क्लियर है, वेसल्स होंगी इसमें। तो इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, तो इसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है सपोर्टेड बाय डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू। अब ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखो सबसे पहले ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस ये वाली है सबसे आउटर वाली, दिस इज ट्यूनिका वेजिनालिस, ओके। देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये मिडल वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या बना रही है, ये इनफोल्ड्स बना रही है जिसमें जिसके थ्रू लोब्यूल्स बनते हैं, लोब्यूल्स में सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं, येलो वाली। देन ट्यूनिका वस्कुलोसा, ये सबसे इनर वाली, दिस इज ट्यूनिका वस्कुलोसा। ट्यूनिका वस्कुलोसा में क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, मींस ब्लड है इसमें जो कि सपोर्ट कर रहा है इन टिश्यूज को। देन मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, हमने जो 3 मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ी उनको हम क्विकली समझेंगे। सो क्विकली हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। सो सपोज दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, suppose this is urinary bladder, this is urethra. So urinary bladder में जो वास्ट डिफरेंस है वो ऐसे लूप ओवर होकर आती है, मीन्स घूम के आती है। अब ये वास्ट डिफरेंस को रास्ते में कौन मिलता है, सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल फर्स्ट ग्लैंड है, ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट है, ओके। अब सेमाइनल वेसिकल अपनी कुछ सिक्रीशन छोड़ती है, ये दोनों मिलते हैं। अब ये दोनों मिले तो क्या बना, एक तो वास्ट डिफरेंस, एक सेमाइनल वेसिकल की डक्ट, तो ये अब क्या बन गई, छोटी सी इजैक्युलेटरी डक्ट। ये क्या है, इजैक्युलेटरी डक्ट। तो ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, ये है इजैक्युलेटरी डक्ट, ये है वास्ट डिफरेंस। अब इजैक्युलेटरी डक्ट एंटर हुई यूरेथ्रा में, जैसे ही यूरेथ्रा में एंटर हुई इसको क्या मिला, दूसरी ग्लैंड मिली। ये दूसरी ग्लैंड कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक प्रेजेंट होती है सेमाइनल वेसिकल, 2 प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में। अब ये जो यूरेथ्रा है, ये यहां वाला जो यूरेथ्रा है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड वाला यूरेथ्रा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी अपनी सिक्रीशन छोड़ी, इजैक्युलेटरी डक्ट यहीं पर एंड हो गई थी। अब ये क्या चल पड़ा, यूरेथ्रा चल पड़ा, ठीक है। अब ये यूरेथ्रा और फर्दर गया। अब यहां पर एक और ग्लैंड मिलती है, इस ग्लैंड का क्या नाम है, इस ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्ब जैसी है छोटी सी, इन्होंने भी अपनी सिक्रीशन यहां छोड़ी। अब ये जो यूरेथ्रा है ये यहां एंड हो गया। अब एंड कहां पर होता है, ये एंड होता है पीनस में, तो ये है पीनस। तो ये पीनस में जो यूरेथ्रा होता है इसको क्या बोलते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। तो अब तीनों ग्लैंड मैंने बना दी, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रा। अब इसमें हम पढ़ते हैं क्या है, सेमाइनल वेसिकल। सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल आर 2 फाइब्रोमस्कुलर पाउचेस लाइंड विद कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। पाउचेस होते हैं 2 फाइब्रोमस्कुलर होते हैं और कॉल्यूमिनर एपिथेलियम से लाइन होते हैं। लाइंग ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैडर, ये पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होती है ब्लैडर के, यूरिनरी ब्लैडर के। At its lower end, each seminal vesicle opens into a short duct which joins the corresponding deferent duct to form the ejaculatory duct. तो इसकी लोअर एंड पे एक छोटी सी डक्ट होती है जो कि किसके साथ ज्वाइन कर लेती है, वास्ट डिफरेंस के साथ। ये दोनों ज्वाइन होकर आगे ये क्या बना रही है, इजैक्युलेटरी डक्ट छोटी सी। अब ये सेमाइनल वेसिकल का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये 60% बल्क बनाता है फ्लूइड का। मीन्स जो देखो, एक होते हैं स्पर्म्स, स्पर्म्स लेके आना, ठीक है। स्पर्म अकेले तो
नहीं इजेक्ट आउट होते, इसके साथ एक फ्लूइड इजेक्ट आउट होता है। तो वो जो फ्लूइड जिसमें स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, वो पूरा जो फ्लूइड का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं? सीमन। तो जो सीमन है उसका 60% कौन बनाता है? सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल एक फ्लूइड स्टोर करके रखती है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? सेमाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेमाइनल फ्लूइड। ये जो सेमाइनल फ्लूइड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन ये रिलीज होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म को सपोर्ट करते हैं थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि अब स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो ये सेमाइनल फ्लूइड में वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? फ्रक्टोज। किस फॉर्म में? फ्रक्टोज की फॉर्म में। ये जो फ्रक्टोज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रक्टोज जो है ना, जब इजैकुलेशन होता है या फिर मेटिंग होती है तो फीमेल बॉडी में स्पर्म के साथ साथ सीमेन भी जाता है, पूरा फ्लूइड जाता है, तो फ्रक्टोज भी जाता है। तो इट मीन्स फ्रक्टोज की प्रेजेंट, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, मीन्स अगर मेटिंग हुई है, इंटरकोर्स हुआ है, तो फ्रक्टोज वहां पर प्रेजेंट होगा जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो जब किसी का रेप का जो फोरेंसिक टेस्ट होता है, जब रेप कंफर्म करना होता है, तो क्या करते हैं? इस फ्रक्टोज की प्रेजेंस को चेक किया जाता है जेनाइटल ट्रैक्ट में। अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है इट मींस इंटरकोर्स हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फ्रक्टोज के साथ साथ यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन भी सिक्रीट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो स्पर्म है वो इजीली मूव हो जाता है, स्विम हो जाता है। कहाँ पर? क्योंकि उसने एग के पास जाना है, फैलोपियन ट्यूब में जाना है, तो वहां तक जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है ताकि इजीली फर्टिलाइजेशन हो सके स्पर्म का एग के साथ। और इसके साथ साथ ये क्या है? एल्कलाइन होता है नेचर में। तो ये जो जितनी भी सिक्रीशंस है जो ये ग्लैंड सिक्रीट करती है, ये एल्कलाइन है। एल्कलाइन क्यों? क्योंकि देखो यूरेथ्रा से यूरिन भी पास होना है, स्पर्म भी पास होने हैं। तो यूरिन क्या है? एसिडिक है। और अगर स्पर्म, अगर जहाँ से यूरिन पास हुआ है तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा? एसिडिक हो सकता है। तो स्पर्म अगर वहाँ आते हैं तो स्पर्म डैमेज हो सकते हैं। इसलिए ये सारी सिक्रीशंस क्या है? एल्कलाइन है, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। नाउ नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड पेल्विक कैविटी में लाई करती है इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड बिहाइंड दी सिम्फाइसिस प्यूबिस सराउंडिंग दी फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ये क्या करती है? जो फर्स्ट पार्ट है यूरेथ्रा का, जैसे ये देखो यहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट हो गया, तो ये फर्स्ट पार्ट को सराउंड करती है। और ये फर्स्ट पार्ट जहाँ पर जो यूरेथ्रा, जहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। अब इसका फंक्शन क्या है? इट सिक्रीट थिन मिल्की फ्लूइड दैट मेक अप अराउंड 30% ऑफ सीमेन। ये 30%, इसका जो कंटेंट है वो 30% सीमेन का बनाता है। और ये थिन मिल्की फ्लूइड सिक्रीट करती है जिससे सीमेन को इसकी मिल्की अपीयरेंस मिलती है। इसका काम क्या है? क्लोटिंग एंजाइम को सिक्रीट करना प्रोस्टेट ग्लैंड का। क्यों? ये क्लोटिंग एंजाइम क्या करते हैं? ये क्लोट बनाते हैं, मीन्स ये क्लोटिंग करते हैं सीमन की, जिससे सीमन क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। क्योंकि सीमन का थिक होने का क्या सिग्निफिकेंस है? कि वो वेजाइना में लॉन्ग टर्म तक रह सके, वहां पर रिटेन कर सके। सो इट थिकन्स द सीमेन इन द वेजाइना इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ बीइंग रिटेन्ड क्लोज टू द सर्विक्स, ताकि सर्विक्स के क्लोज रहे वेजाइना में सीमेन। अगर रनिंग होगा, अगर रनी मीन्स अगर वाटरी सा होगा, तो वो वहां पर वेजाइना में नहीं रह पाएगा और वापस से बैक फ्लो हो सकता है। इसलिए इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थिक करने के लिए यहाँ पर क्लोटिंग एंजाइम प्रेजेंट है। उसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम सिक्रीट करता है, न्यूट्रिशन भी देता है। सिट्रिक एसिड ये सिक्रीट करता है जो कि न्यूट्रिशन है स्पर्म का। अब आता है थर्ड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। सो ये येलो वाली क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, और इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। छोटी सी होती है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये भी पेयर में होती है और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। ये क्या करते हैं? एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है। ये इसकी जो सिक्रीशन है ये क्या है? बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है, तो इसको एल्कलाइन फ्लूइड कहते हैं, जो कि अगेन मैंने बताया कि यूरिन क्योंकि एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिक सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है। दे ऑल्सो सिक्रीट, इसका एक और इंपॉर्टेंट काम क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम है इसका एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करना। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? म्यूकस को सिक्रीट करना। म्यूकस क्या करता है? लुब्रिकेट करता है एंड ऑफ द पीनस को और लाइन
लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा को। सो आई होप आपको ये एक्सेसरी ग्लैंड्स भी समझ आ गई हो। अब हम फाइनली पढ़ते हैं पाथवे ऑफ द पैसेज ऑफ स्पर्म। तो आपको वैसे तो समझ आ गया होगा कि पास कैसे होते हैं स्पर्म। तो बनते कहाँ पर है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किस में मिलती हैं? रीटे टेस्टिस में। रीटे टेस्टिस से वो कहाँ जाते हैं? वास इफ्रेंस में जाते हैं। तो देखो रीटे टेस्टिस तक ये क्या है? टेस्टिस। तो यहाँ तक ये टेस्टिस है। टेस्टिस से वास इफ्रेंशिया निकलती है। वास इफ्रेंशिया देन किस में मिलती है? हेड ऑफ एपिडाइडमस में। ठीक है, हेड ऑफ एपिडाइडमस देन डक्ट ऑफ एपिडाइडमस में जाता है। अब यहाँ तक ये क्या है? ये है स्क्रोटम पूरा। अब एपिडाइडमस का जो टेल है मींस कोडा एपिडाइडमस जहां से बोलते हैं, तो कोडा एपिडाइडमस से क्या निकलता है? एक और डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस स्क्रोटम से बाहर लेकर जाती है किसको? स्पर्म्स को। अब ये वास डिफरेंस एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये जो वास डिफरेंस है ना, यहाँ पर मिलने से पहले इसमें एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एम्प्यूला। तो जो भी मोटा या थिक बल्ब जैसा पार्ट होता है उसको एम्प्यूला बोलते हैं, और इस एम्प्यूला में भी स्टोर होते हैं स्पर्म। तो वास डिफरेंस देन एम्प्यूला बनाता है, मींस ये इसी का पार्ट है वास डिफरेंस का। और ये देन सेमाइनल वेसिकल से मिलकर देन क्या बनती है? एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट किस में मिल जाती है? यूरेथ्रा में। तो ये पैसेज है स्पर्म का कि स्पर्म कैसे कैसे पास होते हैं। सो आई होप आपको पार्ट 1 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का समझ आया हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड इट देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।